सोचना जरूरी है। बिना सोचे, बिना उस पर विचार किए कोई तरीका नहीं है अपने में बदलाव का। दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब तक ये सोचना, ये विचारना नहीं शुरू करेंगे ना, विचार कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। तो सोचना शुरू किया जाए। हम जिस पिछली स्लाइड पर थे, हम लौट के उस पर आ जाते। एक बार वापस हम इस स्लाइड में पूछ लेना चाहेंगे आपसे, यहाँ तक की चर्चा में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, किसी पर और बात की ज़रूरत लग रही हो, तो एक बार हमको बताइए, पहले हम उसको पूरा करना चाहेंगे। मुख्य बात ये कह रहे हैं कि एक आदमी के निरंतर तृप्तिपूर्वक जीने के लिए, एक आदमी के हमेशा सुखपूर्वक जीने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। समझ के ठीक होने की ज़रूरत है, नॉलेज की, समझ कहें, नॉलेज कहें, विजडम कहें, विवेक कहें, जो भी नाम दें आप, समझने की ज़रूरत है। उसके साथ फिर भाव ठीक होने की ज़रूरत है, विचार ठीक होने की ज़रूरत है, व्यवहार ठीक होने की ज़रूरत है, और व्यवसाय ठीक होने की ज़रूरत है। आदमी के ठीक होने की जब हम बात करते हैं तो इतने डायमेंशन, इतने आयाम हैं जिसमें ठीक होने की ज़रूरत है। और जिस आयाम को भी आदमी छोड़ देता है उसकी तकलीफ भुगतता है। तो व्यवसाय पर खूब ध्यान देंगे आप, व्यवसाय के एक्सपर्ट हो जाएंगे, व्यवहार का दुख भोगेंगे। व्यवहार पर ध्यान देंगे, व्यवसाय पर नहीं ध्यान देंगे, तो सुविधा का घर में अभाव होगा, घर में सुविधा का अभाव होगा। ऐसे ही अगर अंदर विचार को, भाव को, समझ को ठीक करने का काम नहीं किए हैं, हम अकेले ही बैठ के दुखी होने के लिए पर्याप्त हैं। अगर अपना भाव ठीक नहीं है, अपना विचार ठीक नहीं है, अपना अंदर का सोच विचार ठीक नहीं चल रहा, समझ ठीक नहीं है, तो हम अकेले ही दुखी होने के लिए पर्याप्त हैं। कोई दूसरा नहीं चाहिए। हम अकेले बैठे हों, जिंदगी में उलझन हो, तनाव हो, फ्रस्ट्रेशन हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, ठीक, तो हम अकेले ही बैठ करके दुखी रहते हैं। तो इतने आयाम की ज़रूरत है, ज़रूरत है। इसमें से पहला 3, समझ, भाव और विचार, हमारे अंदर है। व्यवहार और व्यवसाय बाहर है। समझ हमारे अंदर है, भाव हमारे अंदर है, विचार हमारे अंदर है, व्यवहार हम बाहर करते हैं, व्यवसाय हम बाहर करते हैं। तो व्यवहार और व्यवसाय ये 2 बाहर है, पहला तीनों तो हमारे अंदर है। और शुरू कोई भी चीज़ होती है तो समझ, भाव और विचार से शुरू होती है, फिर वह व्यवहार में आती। तो अंदर ठीक करेंगे तभी बाहर ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अंदर ठीक करने में भी ये समझ वाला भाग सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। हम किचन में घुस जाएं बिना खाना बनाने के नियमों को समझे हुए, जो बनाएंगे ना उससे अपना भी पेट नहीं भरेगा, दूसरों का तो छोड़िए, सामान खराब ऊपर से होगा। हम नदी में उतर जाएं बिना स्विमिंग के सिद्धांत को समझे हुए, हम रोड पे कार लेके उतर जाएं बिना ड्राइविंग के नियमों को समझे हुए, खुद भी मरेंगे, 4 और के लिए भी खतरे का कारण बनेंगे। खुद तो मरेंगे ही, 4 और के लिए भी खतरे का कारण बनेंगे। तो ये समझना सबसे पहली मूलभूत जरूरत है, जरूरत है। तो इस 5 में भी देखेंगे
तो व्यवहार और व्यवसाय बाहर है, ये पहला तीनों अंदर है, और अंदर ठीक होने से ही बाहर ठीक हो सकता है। इन तीनों में भी देखेंगे तो समझ सबसे मूल में है, क्योंकि अगर समझ ठीक नहीं होगा तो भाव और विचार तो खराब हो ही जाएगा। समझ ही अगर ठीक नहीं होगा तो भाव और विचार तो खराब हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो इस वर्कशॉप में हम एक एक करके हम स्वयं के रूप में, मानव के रूप में क्या हैं, इसको समझने का काम करेंगे। परिवार क्या है, इसको समझने का काम करेंगे। समाज क्या है, इसको समझने का काम करेंगे। और ये प्रकृति में, अस्तित्व में कैसे ठीक ठीक जिया जा सकता है, हम इसको समझने का काम करेंगे। और अस्तित्व को समझते समय हम आत्मा परमात्मा जैसे मुद्दों को भी समझने का काम करेंगे। क्योंकि कई बार तो आज की जो स्थिति मुझे दिखती है ना, सबका तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये स्थिति दिखती है कि जिस आत्मा और परमात्मा के बारे में हम लंबे लंबे व्याख्यान दे रहे होते हैं, भाषण प्रवचन और उपदेश दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ उसके बारे में खुद हमको पता होता है। मैं तो हरिद्वार के एक प्रोग्राम में था 2 महीने के लिए, ठीक है। कई सारे भारतीय दर्शनों को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही 100 लोग के करीब जो है आए हुए थे। 2 महीने का प्रोग्राम था। धीरे धीरे रहते रहते सबसे बात होने लगती है। पता चला कि 100 में 90 लोग तो वहाँ ऐसे ही आए हुए हैं जो साल में एक बार यहाँ आते हैं 2 महीना सुनने के लिए, और बाकी 10 महीने जाके ये भाषण दूसरों को सुनाते हैं। तो 10 महीने सुनाने का मटेरियल इकट्ठा करने के लिए वहाँ आते हैं, ताकि वो मसाला मिल जाए तो पूरे 10 महीने उसको सुना सकें। तो एक एक करके हम इनको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखेंगे समय के साथ कितना हम लोग कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलें। ये मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, अस्तित्व, ये सबको अगर समझने का काम करना है तो कहाँ से शुरू करना ठीक है? स्वयं से, मानव से। क्योंकि अगर हम अपने को ही ठीक ठीक समझने का काम नहीं करेंगे तो दूसरे को कहाँ ठीक समझेंगे जी। अपने ही आँख पे पट्टी बंधी हो, चश्मा लगा हो, तो वो रंग तो दूसरे के ऊपर चला ही जाएगा ना, चला ही जाएगा ना। बाहर भी तो फिर कलर ही दिखेगा हमको ना, साफ कहाँ दिखेगा। तो जो 1 घंटे का समय है अपने पास, उसमें हम मानव को समझने से चर्चा को शुरू कर लेना चाहते हैं। कल उसको और विस्तार करेंगे, पर शुरू आज कर लेना चाहते, ताकि आप लौट करके कुछ उसमें से जांच परख करने का काम कर सकें। तो मानव को समझने जाते हैं तो पहला प्रस्ताव ये है कि हम चाहते क्या हैं, उसको अगर देखेंगे तो हैप्पीनेस या सुख, शांति, आनंद, कुछ भी नाम दें आप उसको, नाम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। आप उसको सुख कहना चाहें सुख कहें, आप उसको शांति कहना चाहें शांति कहें, आप उसको आनंद कहना चाहें आनंद कहें, आप उसको दुख से मुक्ति कहना चाहें दुख से मुक्ति कहें, फर्क नहीं पड़ता। आदमी अपने में सुख चाहता है, शांति चाहता है। ऐसे ही देखेंगे तो हम समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अभाव नहीं चाहते। दरिद्रता में, अभाव में कोई नहीं जीना चाहता है, कोई नहीं जीना चाहता। अपने से पूछ के देखिए, ये सुख और समृद्धि हम हमेशा चाहते हैं या कभी कभी चाहते हैं? खाने की तरह सुबह मिल जाए, दोपहर मिल जाए, शाम को मिल जाए, ये 3 टाइम मिलने से चलेगा या पूरे समय चाहिए? पूरे समय इसकी ज़रूरत दिखाई देती है। तो वही बात लिखी है कि ये सुख और समृद्धि
हम निरंतर चाहते हैं, लगातार चाहते हैं। फंडामेंटल चाहना तो ये है हमारी। जितना काम भी आदमी कर रहा है ना, इसी सुख और समृद्धि को पाने के लिए कर रहा है। जितने तरह के हाथ पैर मार रहे हैं हम सुबह से शाम तक, वो सारे काम के मूल में देखिएगा कि क्या है, तो सुख और समृद्धि को पाने की प्यास है। सुख और समृद्धि को पाने की प्यास है, चाह है, जो सुबह से शाम तक के हमारे सारे काम के मूल में। फर्क इतना है कि जिसने जहां सुख मान लिया है वो उसके पीछे दौड़ रहा है। तो जिसको लगता है कि पैसे में सुख है, वो पैसा कमाने के पीछे अपनी ज़िंदगी लगाता है। जिसको लगता है यार पैसे में सुख नहीं है, सम्मान और पहचान होने में सुख है, तो उसी पैसे को लगा देता है किसी क्लब का प्रेसिडेंट बनने में, किसी क्लब का मेंबर बनने में, 2-4 धार्मिक सामाजिक आयोजन करने में, उसमें रसीद कटवाने में, वहाँ नेम प्लेट पर अपना नाम लिखवाने में। क्योंकि जिसने जहाँ सुख मान लिया है वहाँ वो लगेगा। तो जिसको जिस चीज़ में सुख दिखता है, जो जिसमें अपना सुख मान लेता है, उस तरफ वो चल देता है। हम में से हर आदमी अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें प्यास सुख की है, खोज सुख की है। और जो जिसमें सुख मान लेता वो उस लाइन में लग जाता। तो खाना खाते समय आप देखेंगे किसी पार्टी में गए हों, अलग अलग लोग अलग अलग लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं। खाने की वैरायटी में अलग अलग लोग अलग अलग लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं। तो जिसने अपने सुख को जहां मान लिया है उस लाइन में वो लग जाता। तो इसलिए पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जिस सुख के लिए हम सारा भागदौड़ कर रहे हैं वो सुख है क्या, इसको तो समझ लें। नहीं तो हम एक मिस्टर एक्स की खोज कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि वो है कौन। हमको अगर अपने मंजिल का ही पता नहीं हो तो अंधेरे में हाथ पैर मारते रहते हैं। तो सुख क्या है, अगर इसी को समझने का काम हमने नहीं किया है, तो जो आदमी सुख के नाम पे जो झुनझुना हमको पकड़ा देता है, हम भी बच्चों की तरह उसको बजाते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो सुख है क्या, एक बार रुक करके उसका जांच परख तो कर लें, ताकि हम देख सकेंगे कि दिनों दिन हम उसमें कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे नहीं बढ़ रहे कि नहीं। जहाँ पहुँचना है वो तो पहले पता हो कि किसको ढूंढ रहे हैं, वो वस्तु है क्या। नहीं तो अंधेरे में तीर मारने जैसा है, अंधेरे में तीर मारने जैसा है। और अभी बहुत बार दिखता भी है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में वो सुख ढूंढते हुए, खोजते हुए दिखाई देते हैं। तो सुख है क्या वस्तुतः, उसको हम पहचानने का काम अभी करना चाहेंगे। और फिर आगे इस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे कि कैसे हमारी ज़िंदगी में वो आ सकता है। बहुत बार लोग हम लोगों से कहते हैं कि ये 7 दिन 8 दिन का शिविर की बात को थोड़ा कम करके नहीं बता सकते। हम सबको एक ही लाइन का उत्तर देते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, सीए बनाने के लिए, लॉयर बनाने के लिए, सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए हम 15 साल, 18 साल, 20 साल लगाते हैं। 12 साल का 12th, 4 साल का ग्रेजुएशन, मास्टर कराएंगे तो 2 साल और नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी को जोड़ दें तो 3 साल और 21 साल का प्रोग्राम है। अगर मास्टर तक में चल रहे हैं तो, बैचलर तक में चल रहे हैं तो 19 साल का प्रोग्राम है। एक
बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनाने के लिए तो हम 19 साल, 20 साल, 21 साल लगा रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ठीक समझने की जगह से, उसको व्यवस्थित जीने की जगह से 19 साल नहीं तो 19 दिन तो लगाना बनता है, 20 साल नहीं तो 20 दिन तो लगाना बनता है। तो अगर उसको समझने के लिए बात करने जाएंगे तो इतने बड़े कैनवास के लिए 7 दिन 8 दिन की ज़रूरत तो पड़ती है, ताकि हर मुद्दों पर बात हो सके। तो सुख का एक डेफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, आप रुक करके देखिए कि ये परिभाषा आपके लिए ठीक है कि नहीं है। अभी तो हम सबको लगता है कि हमारा सुख अलग अलग है। थोड़ा हम रुक के देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा सुख अलग अलग है या सुख की कोई एक परिभाषा हम सब के लिए लागू हो सकती है। जैसे अभी तो लगता है कि हर मानव का लक्ष्य अलग अलग है, कोई कुछ कहीं पहुंचना चाह रहा है, कोई कहीं पहुंचना चाह रहा है। थोड़ा रुक के देखे तो ये पता चला कि अलग अलग दिशा में भले आदमी दौड़ रहा है, लक्ष्य तो एक ही है, सुख और समृद्धि को पाना। भले आदमी अलग अलग दिशा में, अलग अलग कामों में दौड़ता करता आज के दिन दिखाई दे रहा, पर लक्ष्य तो एक ही है, सुख और समृद्धि की निरंतरता को पाना। ये पहली बात तो हमने देखी जो हर आदमी के लिए लागू होता है। अभी दूसरा देखना चाह रहे हैं कि ये सुख है क्या। उसकी एक परिभाषा लिखी हुई है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हमारा जीना होता है, जिस भी स्टेट या सिचुएशन में हमारा जीना होता है, अगर उस दौरान मेरे अंदर संगीत बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, हार्मनी बनी रहती है, सिनर्जी बनी रहती है, तो ऐसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, अंदर हार्मनी बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, सिनर्जी बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, ये हम चाहते हैं, या अंदर उथल पुथल होता रहे, अंतर विरोध होता रहे, ठीक, संघर्ष होता रहे, ये हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? व्यवस्था में जीना कि अव्यवस्था में जीना? व्यवस्था में जीना। तो ये दिखता है कि व्यवस्था में जीने का नाम सुख है। ये व्यवस्था जब कभी भी टूटती है, ये हार्मनी, ये सिनर्जी, ये सामंजस्य जब कभी भी टूटता है, तो वो मेरे दुख का, मेरी परेशानी का, मेरी पीड़ा का कारण बनता है। तो दुख की परिभाषा को भी देख लेते हैं, फिर लौट के उस पे आ जाएंगे कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम जीते हैं, अगर उस समय हमारे अंदर अंतर विरोध होता है, अव्यवस्था होती है, कंट्राडिक्शन होता है, डाइकोटोमी होती है, तो उस अंतर विरोध में जीना हम में से किसी भी आदमी को स्वीकार नहीं होता है। हम भागना चाहते हैं वहाँ से, या तो हट जाना चाहते हैं, या उस स्थिति परिस्थिति को बदल के ठीक कर देना चाहते हैं। जब कभी भी कहीं अंतर विरोध दिखता है, अव्यवस्था दिखती है, केओस दिखता है, तो या तो हम उसको बदल के ठीक कर देना चाहते हैं, या हम वहाँ से हट जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। बदल ना पाए जब उसको हम, हटने का भी उपाय नहीं दिखता हो, तो मजबूरन वहाँ रहते हुए जो भोगना पड़ता है उस अव्यवस्था को, उसका नाम दुख है। वहाँ से हट ना पाए, बदल ना पाए सिचुएशन को, या हटते भी हैं तो भागते भागते जो समय लग जाता है जितना, उस दौरान जो अंतर विरोध हम झेल रहे होते हैं, अव्यवस्था हम झेल रहे होते हैं, कंट्राडिक्शन हम झेल रहे होते हैं, उस कंट्राडिक्शन में जीने का नाम दुख है। और जीना कोई नहीं चाहता है, इसलिए लिखा है कि अंतर विरोध या अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होने का नाम दुख है। सुख हम भोगना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है।
दुख से हम दूर हटना चाहते हैं। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। आता फिर भी रहता है हमारी आपकी जिंदगी में, नहीं चाहने के बावजूद भी। लेकिन ये दुख चाहना एक भी आदमी की नहीं है, नहीं है। तो कोर बात इतना ही कह रहे हैं, सुख और दुख में एक बार के लिए इसको भी जांच परख करके देखिए। कोई प्रश्न है तो हम उस पर बात करके फिर आगे बढ़ेंगे कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हमारा जीना होता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में, जहाँ कहीं भी हमारा जीना हो रहा है, अगर जीते समय उन सब जगहों पर हार्मनी बना रहता है, सिनर्जी बनी रहती है, व्यवस्था बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, तालमेल बना रहता है, तो उसमें जीना हमको अच्छा लगता है, सुख देता है। जहाँ कहीं भी वो तालमेल टूटता है, वो सिनर्जी टूटती है, वो व्यवस्था टूटती है, तो अंतर विरोध जो है वो हमको दुखी करता है। उसमें अंतर विरोध में, अव्यवस्था में रहते हुए हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ संगीत का मतलब कोई म्यूजिक की क्लास लगाना नहीं है। म्यूजिक की क्लास में भी अगर सुर और ताल सब एक दूसरे से मिले हुए हों तभी संगीत है, नहीं तो शोर है, बेसुरा कर्कश ध्वनि है। अगर वहाँ भी सारे वाद्य यंत्रों को लेके बैठे हैं, अगर उसमें सामंजस्य नहीं हो, एक रूपता नहीं हो, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं हो, तो वहाँ भी संगीत नहीं होता है, शोर होता है। तो यहाँ संगीत का मतलब उस व्यवस्था का होना है, उस सिनर्जी का होना है, उस सामंजस्य का होना है, उस तालमेल का होना है जो हम सब अपने में चाहते हैं। तो रुक के देखा जाए कि सुख और दुख की ये परिभाषा आपके लिए ठीक है कि नहीं है। माइक माइक माइक। अंतर विरोध है मन में तो दुख है, तो उससे हम निकले कैसे बाहर? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये। ठीक बात है। निकलने का पहला कदम है ये पहचानना कि अंतर विरोध का मूल कारण हमारी समझ का अभाव है, ना कि दूसरा आदमी। अभी तो 90% टाइम हम डायग्नोसिस ही यही करते हैं कि समस्या मेरी, कारण तुम। अभी 90% टाइम तो डायग्नोसिस ही यही होता है कि समस्या मेरी, कारण तुम। वो मैं हर बार उदाहरण देता रहता हूँ कि हम कभी चल रहे हो रास्ते में, कमरे में आए, ठीक है, चल रहे, रास्ते में कुर्सी टकरा जाए, ठीक है, होता है, हम घर में घुस रहे, यहाँ रास्ते में कुर्सी थी, टकरा गए, ठीक है। हम कहते हैं तुम लोगों को अकल नहीं है, तमीज नहीं है, कुर्सी साइड में रखा करो, ठीक है, साइड में रखा करो। तो कुर्सी से टकराए हम, कारण तुम। तुमको अकल नहीं है, तमीज नहीं है कुर्सी रखने की, तो कारण तुम। जब हम चल के टकराए तो ऐसा हुआ। जब आप आते हैं, ठीक है, हमने कुर्सी रख दी हो किसी कारण से, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हो और छूट गया हो और आप आके टकरा जाते हो उस कुर्सी से, ठीक है, तो कहते हैं दिन के इतने उजाले में इतनी बड़ी कुर्सी तुमको नहीं दिखाई देती है, ये 2 आँख किस लिए दिए गए हैं, थोड़ा खोल के चला करो। तो जब आप कुर्सी से टकराते हैं, माइक ले लीजिएगा, जब आप कुर्सी से टकराते हैं तब भी कारण अगला है, ठीक है। और जब एक सेकंड, उत्तर को सुन लीजिए फिर बताइएगा, लाइन पूरा कर लेता हूं मैं, 1 मिनट बस दीजिए।
कि ये बात को पकड़िए तो सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हमको ये लगता है कि जब हम कुर्सी से टकराए तब भी कारण तुम, कि तुमको कुर्सी रखने की तमीज़ नहीं थी, और जब तुम कुर्सी से टकराए तब तो कारण तुम हो ही कि तुमको आंख खोल के चलने की तमीज़ नहीं है। तो अगर हम समस्या का कारण ही दूसरे को डायग्नोस करेंगे, ठीक, तो ठीक करने का सारा प्लान भी तो दूसरे का ही बनाएंगे ना। तो हम टकराए तो तुमको कुर्सी रखने की तमीज़ सीखनी है, और तुम टकराए तो तुमको आंख खोल के चलने का तमीज़ सीखना है। दोनों हालत में करना तो तुमको है, हमको तो कुछ करना नहीं है। हम कुर्सी से टकराए तब भी तुम ही को करना है कि तुमको कुर्सी रखने की तमीज़ सीखनी है, और जब तुम कुर्सी से टकराए तब भी तुम ही को करना है कि तुमको आंख खोल के चलने की तमीज़ सीखनी है। ये डायग्नोसिस ही अगर हम दूसरे को पहचानेंगे तो कभी समाधान नहीं निकलेगा। तो हमको पहला स्टेप तो यही है, अगर अंतर विरोध दूर करना चाहते हैं ना, तो पहला स्टेप तो यही है कि समस्या के कारण में हमारा भी रोल कहाँ है उसको हम पहचान सकें, तब तो उसको ठीक करने पे बात हो सकती है। अगर कारण में ही पहचानेंगे आपको तो ठीक करने की बात ही कहाँ से उठेगी। जी सर। सर, सामंजस्य और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कभी अंतर्विरोध आ भी सकता है। फिर से सामंजस्य और व्यवस्था को बनाना है तो अंतर्विरोध सामने वाले के मन में भी प्रकट हो सकता है। व्यवस्था है तो बनाने के लिए बोलना तो पड़ेगा। ठीक बात है, पर आप ही बताइए, आपसे ही पलट के पूछ लेता हूँ, इसमें क्या है। जब भी आपसे परिवार में जीते हुए कोई गलती हो जाए, ठीक है, होता ही रहता है हम सबसे किसी न किसी बात को लेकर के, जब भी कोई गलती हो जाए तो आप क्या चाहते हैं? दूसरा सम्मान और स्नेह के साथ आपको ठीक होने में सहयोग कर दे, सपोर्ट कर दे, ये चाहते हैं, या दूसरा एक लंबा भाषण दे आपको कि 30 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक तुमको इतनी अकल नहीं आई है, ठीक है। ये भाषण देने से अगला ठीक होगा या सम्मान और स्नेह के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाने से ठीक होगा? किससे होगा? क्या चाहते हैं हम? सहयोग। इतना सिंपल है जी। तो ध्यान ना दिलाएं मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, ना दिलाएं ध्यान मैं ये नहीं कहता हूँ। अभी गलती क्या होती है, सामने वाला रोड पे चल रहा हो, ठीक है, आप देखिए कैसे हम ये ध्यान दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि अभी दूसरों को व्यवस्था बताते बताते हम ही कब अव्यवस्थित हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। हमारे अंदर ही अगर अपमान आना शुरू हो गया, क्रोध आना शुरू हो गया, विरोध आना शुरू हो गया, नाराजगी आनी शुरू हो गई, तो अब हम दूसरे को सपोर्ट क्या करेंगे? अब तो हमको सपोर्ट चाहिए जी। हम गए थे किसी कोरोना वाले की सेवा करने, अगर हम ही को कोरोना हो जाए तो अब हम सेवा क्या करेंगे? अब तो हमको एक बेड चाहिए और एक सेवा करने वाला आदमी चाहिए कि नहीं? तो बहुत बार दूसरों को व्यवस्था देने के नाम पर हम खुद ही अव्यवस्थित हो जाते हैं, और हम ही अव्यवस्थित हो गए तो हम अव्यवस्था फैलाएंगे। मैं सरल उदाहरण हर बार देता रहता हूं कि अगर अपने पाँव में ही कीचड़ लगा हुआ हो तो कमरे में जहाँ जहाँ झाड़ू मारने जाएंगे, ठीक है, वो सब जगह हम अपने पैर का वो दाग और धब्बा छोड़ के आएंगे, स्टाम्पिंग करके आएंगे सब जगह, कीचड़ फैला के आएंगे सब जगह। तो बहुत बार ये दूसरों के सुधार के नाम पर ना हम ही असंतुलित हो जाते हैं, हम ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम दूसरे को क्या सुधार करेंगे जी? क्या सुधार करें? मैं हर बार ये सरल उदाहरण देता रहता हूँ कि आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, चलते हुए 5 फीट के गड्ढे में आपकी मोटरसाइकिल गिर गई, आप फंस गए उसमें, ठीक है। वो जो गिर गए जब आप उसमें, और मैं बगल से गुजर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आपको गिरा हुआ देखता हूँ ना, पहला भाषण देना शुरू करता हूँ, 3 साल से तुमको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, बाइक चलाना सिखा रहे हैं,
गड्ढा देख करके चला करो, इतने बार कहते हैं, तब भी तुमको अकल नहीं आई है और तुम गड्ढे में गिर गए हो। बार बार तुमको कहते हैं रास्ते में इस साइड से चला करो और तुम मानते नहीं हो। ये बताने से वो बाहर निकलेगा या उसको पकड़ करके एक सपोर्टिंग हैंड देंगे, ठीक है, फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने में सपोर्ट करेंगे, उससे वो बाहर निकलेगा। उस गिरे हुए व्यक्ति को जितना हम भाषण देते हैं ना बाहर खड़े रह के, ठीक है, उतना वो 4 गाली देता मन ही मन कि नालायक, निकालना है तो निकालो, नहीं तो भागो कम से कम यहाँ से। अभी हम ऐसा विधि से ध्यान दिलाते हैं दूसरे को, तो ना ध्यान दिलाएं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि सम्मान और स्नेह से वो तरीका भरा हुआ होना चाहिए कि नहीं। जी भैया, सॉरी, आराम से। जैसे कुर्सी गिरा दी, अब वहाँ पे सहयोग, आप कह रहे हो कि सहयोग और सम्मान के साथ उसको कैसे उसकी भी सहज स्वीकृति हो जाए, तो क्या तरीका होना चाहिए? करेंगे ना, संबंध पे तीसरे और चौथे दिन हमको वही बात करनी है। लेकिन जो आपने कहा ना कि अगले ने कुर्सी गिरा दी, मैं तो इसी पे सवाल पूछता रहता हूँ वह पूछ के छोड़ देता हूँ, तीसरे चौथे दिन उसको एक्सपेंड करेंगे। हम हर बार कहते हैं अपने हाथ से अगर एक कांच का गिलास गिर जाए और टूट जाए तो क्या कहते हैं हम? गिर गया, टूट गया। दूसरे के हाथ से जब वो कांच का गिलास गिरता है तो क्या कहते हैं? गिरा दिया, तोड़ दिया। तो दूसरे से तो कुर्सी गिराता है, हमसे कुर्सी गिरती है, दूसरा कुर्सी गिराता है। हमसे ग्लास टूटता है, दूसरा ग्लास तोड़ता है। ठीक है, हमसे गलती से गलती होती है, आई डू मिस्टेक बाय मिस्टेक। हमसे तो गलती से गलती होती है, दूसरा जानबूझ के गलती करता है। हमको गुस्सा आता है, तुम गुस्सा करते हो, ठीक है, करते हो। हमको गुस्सा आता है, कहते हैं तुम बात ही ऐसी बोलते हो कि गुस्सा करना पड़ता है। इसका मतलब गुस्सा हमको आया, कारण तुम हो, तुम्हारा ऐसा बात बोलना गुस्से का कारण है, मैं कारण नहीं हूं। गुस्सा हमको आया, कारण तुम हो। और जब आप गुस्सा करते हैं, कहते हैं इसमें ऐसी भी क्या बात थी, शांति से भी तो बोल सकते थे, तुमको बात बात पे नाराज होने की आदत हो गई है। ये अपना गुस्सा ऑफिस में छोड़ के आया करो, यहाँ घर में स्टाफ नहीं है तुम्हारे। अभी हमारी एक लड़की थी बड़ौदा के वर्कशॉप में, वो एग्जैक्टली यही डायलॉग कह रही थी कि उसके पिताजी घर आके नाराज हो रहे होंगे किसी बात को लेके, तो कह रहा है पिताजी ये ऑफिस नहीं है, ठीक है, वहाँ स्टाफ को डांटते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, कम से कम घर में हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं करिए। तो तुमको गुस्सा आया तब भी कारण तुम, और हमको गुस्सा आया तब भी कारण तुम। इसको पकड़ना जरूरी है। हर छोटी से छोटी जगह पर देखेंगे ना, हम डिजाइन यही बना रखें। हर छोटी से छोटी जगह पर हम डिजाइन यही बना रखें। हम गिरे, ठीक है, तब भी कारण तुम गिरे तब तो कारण तुम हो ही। तो हम इतना ही कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कि थोड़ा रुक करके देखना तो शुरू करें कि अगर हमसे गलती से गलती होती है तो दूसरे से भी गलती से गलती होती है। मैं कहता हूं कि आप किसी को भी पलट के जवाब कब देते हैं? रुक के देखिए। आप अगले की किसी गलती से परेशान होते हैं, उसको एक सीमा तक सहते हैं, सहते सहते जब वो बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाता है और लगता है कि अब अगला रुकेगा नहीं, तब हम पलट के जवाब देते हैं। ये बात अपने लिए देख सकते हैं कि अगला जब कुछ ठीक नहीं कर रहा होता है तो हम उससे परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, एक सीमा तक उसको सहते हैं, और जब लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब हम पलट के जवाब देते हैं। ये जो बात हमको अपने लिए दिखती है ना, सामने भी जब कोई इरिटेट होके जवाब दे रहा है
तो उसके लिए भी ये बात दिख सके कि एक लंबे समय से वो परेशान किसी बात को लेके हो रहा है, उसके भी बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गई हैं चीज़ें, तब वो फूट करके बर्स्ट हो रहा है, ना कि वो हमको इरिटेट करना चाहता है इसलिए हो रहा है। अपने लिए अगर ये बात हमको दिखती है कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, क्रोध नहीं करना चाहते हैं, एक सीमा तक सहने के बाद जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब हम ऐसा करते हैं, तो यही बात हमको सामने वाले के लिए भी दिख सके ना। जी बताइए, आप कुछ कह रहे, इनको दे। वो बात आके जो अभी आपने बात बताई उसके अंदर कि अपने से बड़ा हो और वो अपने को जैसे बार बार टॉर्चर कर रहा हो जिसका अपन विरोध नहीं कर पाए, तो बात वही है, वो जो ज़्यादा भरने के बाद ही फूटेगा, है ना। बाहर जिसका नहीं भी बोल पाते हैं ना, अंदर अंदर विरोध करते रहते हैं और अपना दिन ढूंढते हैं कि कब अवसर मिलेगा हमको। और सबको एक दिन अवसर मिल जाता है जी। काम करने वाले स्टाफ को भी, ऑफिस के प्यून को भी पता है कि बॉस से बदला लेना है तो कैसे। सबको तरीके पता है जी, सबको तरीके पता है, ठीक, सबको तरीके पता है। माइक कोई और पूछ रहे कहीं से तो भैया वो एक एग्जाम्पल आया था भैया का कि उन्होंने 17 लाख की गाड़ी खरीदी थी और किसी ने, पड़ोसी ने ग्लास फोड़ दिया था, तो वहाँ तो एक जवाब आया था कि वो पड़ोसी का कंपैरिजन और वो वाला था। बट अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने वो गाड़ी अपनी सुविधा के लिए ही ली थी और पड़ोसी ने ग्लास फोड़ा और ये फैक्ट है कि भाई उसी ने फोड़ा है, तो हमारे मन में अंतर विरोध आना स्वाभाविक है। तो उसमें अंतर विरोध का कारण मैं स्वयं हूं या वो दूसरा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी पलट के प्रश्न ही पूछूंगा हर बार, उत्तर तो आप देंगे जी। 2 प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे। ये सुख और दुख गाड़ी फूटने के बाद जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आपके अंदर हो रहा है कि बाहर कहीं हो रहा है? अंदर हो रहा है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि हो अंदर रहा है। और हमारे अंदर पर सीधा सीधा बाहर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है। आप घुस करके हमारे अंदर कुछ कर सकते हैं? मैं घुस के आपके अंदर कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ना आप मेरे अंदर घुस सकते हैं, ना मैं आपके अंदर। बल्कि कई बार तो हमको एक दूसरे का पता भी नहीं होता है कि अंदर चल क्या रहा है। यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हुए आप पिछले 1 घंटे में कितनी दुनिया के चक्कर लगा लिए होंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं जी। मुझे तो पता भी नहीं, या मैं इतने समय में कितने चक्कर लगा रहा हूँ ये तो आपको पता भी नहीं होगा, बगल में बैठे हुए वाले को भी पता नहीं होगा। तो इससे एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि हमारे अंदर पर नियंत्रण किसी दूसरे का नहीं है। हमारे अंदर पर सीधा सीधा नियंत्रण किसी दूसरे का नहीं है, कंट्रोल किसी दूसरे का नहीं है, बल्कि दूसरे को तो पता भी नहीं होता है कि अंदर चल क्या रहा है। पहला कमेंट तो मैं ये करूँगा। सेकंड सवाल भी फिर से पूछ लेता हूँ, आप क्या चाहते हैं? रोज़ आप ऐसे ही एक एक सामान लाएं और पड़ोसी उसको पत्थर मार मार के तोड़ता रहे, ये चाहते हैं? या कल से पड़ोसी ठीक हो जाए और ध्यान रखना शुरू कर दे, ये चाहते हैं? पड़ोसी ठीक हो जाए चाहते तो यही है ना? बिल्कुल। अगर ये चाहते हैं तो रुक करके देखिए कि अपमान से, विरोध से, क्रोध से, नाराजगी से, गुस्सा से, झगड़े से ये काम होगा आपका? अगले में बदलाव होगा? या सम्मान को बनाए रखते हुए, स्नेह को बनाए रखते हुए उसकी कठिनाई क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसको पहचानने सुनने से शुरू करेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। कहाँ से बात आगे बढ़ेगी? अपमान में, क्रोध में, विरोध में, गुस्से में हम भी जाके 4 गाली दे दें,
इससे हमारा उसका संवाद ठीक हो जाएगा और आगे से वो पत्थर मारना बंद कर देगा, या सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए उसको तकलीफ क्या हो रही है गाड़ी से, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसको समझ करके उसका कुछ उपाय देंगे तब बदलेगा वो। उपाय देंगे तभी बदलेगा। तो धीरे धीरे हम संबंध की चर्चा करते समय इसी को विस्तार करेंगे कि उन उपायों पर कैसे काम हो सकता है। ठीक है भैया, एक पिछली स्लाइड पे अगर आप टॉपिक बदलने के पहले इनका एक कमेंट है तो वो लेके फिर आता हूँ भैया। लेकिन पड़ोसी को सम्मान दे दिया, प्रेम भी दे दिया, है ना, और व्यवहार भी अच्छा रखा, लेकिन उसका स्वभाव ही उसकी पीड़ा है। उसका वो स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि एक समझदार के पीछे 10 ना समझ लोगों को लगा दिया है। तो जो समझदार है वो खुद से लड़ लड़ के वो जीता है फिर। ठीक बात है, आज तो स्थिति ऐसी ही है। ठीक कह रहे हैं। मुझे इस पे भी जो है वापस, चूंकि हम शिक्षा संस्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए पहला कमेंट तो मैं यही करूँगा कि कोई भी जो ये गलती और अपराध करने वाला आदमी होता है ना, ये 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल की उम्र के बाद अपराध करता है ना। एक छोटा बच्चा तो अधिकतम इतना ही अपराध करता है कि किसी दूसरे का एक पेंसिल उठा ले, ठीक है, नाराज हो गया तो थोड़ा धक्का मार दे, ठीक है, एक चॉकलेट एक्स्ट्रा खा ले। इससे बड़ा अपराध तो कोई छोटा बच्चा करता नहीं है ना जी, कि करता है। इतना ही तो उसके अपराध की सीमा तो इतनी ही है ना। अगर हम एक शिक्षक के रूप में, एक माँ बाप के रूप में 10, 12, 15 साल उसके साथ लगा रहे हैं, तो एक सही शिक्षा संस्कार दे करके उसको समझदार जिम्मेदार बनाने की तरफ क्यों नहीं काम कर सकते। समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं ये तो 12 साल 15 साल 18 साल की उम्र के बाद कोई कर रहा है ना। ये 12 साल 15 साल 18 साल तक समाज के रूप में, परिवार के रूप में, माँ बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारी भी तो कुछ भूमिका और जिम्मेदारी बनती है, जिस पर हम काम कर सकें। तो ये अपराध करने वाले पैदा ही नहीं होंगे जी। ये हो रहे हैं इसलिए कि हम 12-15 सालों में इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आज के दिन गरीब से गरीब माँ बाप भी, उसको खाने का इंतजाम हो चाहे नहीं हो, बच्चे को स्कूल भेज रहा है जी। कई बार तो घर में काम करने वाली भी जो महिलाएं हैं, अपनी सैलरी का 25% 50% बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा कर रही हैं। अगर 2 बच्चे हैं ना, तो 25 से 50% उस पर खर्चा हो रहा है। तो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षा संस्थानों के रूप में हमको आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं हम ऐसी शिक्षा को दे सकते हैं जिससे लौट करके बच्चा मानवीय आचरण से जीने लायक बने, ना कि अपराधी बने। ये रूट से काम क्यों नहीं कर ले हम, क्यों नहीं कर ले? नहीं, आग लग जाए तब उसको बुझाने पर बात करें, या ना लगे उसी के इंतजाम कर डालें सीधा। और जो आपने ये बात कही ना कि मूल स्वभाव क्या है आदमी का, हमने भी वहीं से प्रश्न को पूछना शुरू किया था कि हर आदमी अपने लिए पलट के देख ले कि मूल स्वभाव हमारा क्या है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, मैत्री, सहयोग, इन भावों के साथ जीना हमारा मूल स्वभाव है, या अपमान, क्रोध, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, एंगर, जेलसी, रिमोर्स, ये हमारा मूल स्वभाव है। अपने से ये सवाल पूछेंगे ना तो अपने पर शंका किसी को नहीं होती। दूसरे के ऊपर शंका हम सबको हो सकती है कि इसका मूल स्वभाव क्या है पता नहीं, लेकिन एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलता है जिसको अपने मूल स्वभाव पर शंका हो। मैं कल भी ये सवाल पूछ रहा था कि आप देखिए,
आपको अपनी तस्वीर ऐसे दूसरे को देता हुआ अच्छा लगता है या ऐसे कटोरा लेके दूसरे से मांगता हुआ अच्छा लगता है? कौन सा तस्वीर चाहते हैं हम अपना? तो आदमी की मूल प्रवृत्ति है कंट्रीब्यूट करने की, देने की। वो तो जब उसको उपाय नहीं दिखता है, अपना ही घड़ा नहीं भरता है, अपना ही पेट नहीं भरता है, अपना ही तृप्तिपूर्वक जीने का उपाय नहीं दिखता है, तो सोचता है कम से कम दूसरे का ही खराब कर दें। वो भी फंस गया है इसी पढ़ाई लिखाई में, जहाँ आज के दिन हम बच्चे को लगातार ये सिखाते रहते हैं कि बेटा तुमको दूसरे से आगे बढ़ना है। बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं आगे बढ़ने को, लेकिन दूसरों से आगे बढ़ने की मानसिकता ही जो हम पीट पीट करके सुबह से शाम तक बैठा रहे हैं, तो जैसे ही उसको दूसरा अपने से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ईर्ष्या और जलन नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? तो मूल प्रवृत्ति तो देखने जाएंगे तो मूल प्रवृत्ति तो आदमी की सहयोग की ही है, स्नेह की ही है, सम्मान की ही है, विश्वास की ही। जो समाज और वातावरण आज के दिन हमने बना लिया है, लगातार जो हर दूसरे आदमी को अपने कंपटीटर और विरोधी के रूप में देखने का हमारा डिज़ाइन हो गया है, वो डिज़ाइन उसको बार बार बाध्य करता है कि हमारे आगे कार खड़ी हो जाती है तो उसका खून जलना शुरू हो जाता है। ये हमारे उस गलत शिक्षा संस्कार की देन है, जहाँ दूसरे की उन्नति हमको अपने लिए बाधा लगती है, बाधा लगती है। जहाँ हर दूसरा हमसे पीछे हो और हम ही सबसे आगे हों, ये माइंडसेट बना रहे हैं हम कॉन्स्टेंटली। जी, प्रश्न का उत्तर वैसे आ गया है, फिर भी मैं कार लाया, उसने कांच नहीं फोड़ा और वो लगातार मुझसे कूदता है और वो मैं देख रहा हूं। मैंने कोशिश की कि उसका बच्चा बीमार हुआ तो मैं मेरी कार में बिठा के उसको मैं हॉस्पिटल भी ले गया। फिर उसके अंदर का अहंकार इतना है, मैं मेरी कार मेरे पुरुषार्थ से लाया हूं, कहीं भी मैंने कालाबाजारी चोरी नहीं की है और वो भी जानता है वो, लेकिन उसको मन में ये है कि मेरे पास भी ये कार होनी चाहिए थी। और उसको सपोर्ट करने के बावजूद भी उसके मन में ये रहता है कि कहीं न कहीं मेरी यह वो काम करना नहीं चाहता है, निकम्मा है, फिर भी उसके मन में ये है कि मेरे घर के सामने भी है ना कार होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं, हो ही सकता है ये केस, हो ही सकता है, नहीं होगा ये मैं कैसे कहूँ। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा इसमें कि अगर आप सामने वाले को सहयोग कर रहे हैं और वो चाहता है कि उसके सामने भी कार हो, थोड़ा रुक के देखिए कि एक आदमी चाहता है कि उसके घर के आगे कार हो, नहीं है, ठीक है। जिसके घर के आगे चाहता है कि नहीं हो, वहाँ खड़ी है। वो आदमी कितनी पीड़ा में रहता होगा पूरे समय। अगर हम सोच रहे हैं किसी भी चीज़ में, हम सोच रहे हैं कि हमारे घर के आगे कार हो या हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, वो तो आ नहीं रहा, ठीक है। हम चाहते हैं इसके घर के आगे कार नहीं हो, वहाँ कार खड़ी है, उसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है। तो लगातार हम जिस दुख से, जिस पीड़ा से, जिस तनाव से हम गुजर रहे हैं ना, उसको अगर आप देखना शुरू कर पाएंगे, पहचानना शुरू कर पाएंगे, तो हमको ये महसूस होता है कि आप मेरी पीड़ा को समझते हैं। नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि आप तो कार खड़ी करके मौज कर रहे हैं, आपको क्या पता कि जिसके पास कार नहीं होती है उसको क्या तकलीफ होती है शर्मा जी। ये ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। आप कभी रुक के उस आदमी की जगह से देखिए ना, तो उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ, उसकी कठिनाई और परेशानी क्या है वो आपको महसूस होनी शुरू होगी कि वो चाह रहा है सालों से और नहीं कर पा रहा, ठीक है। जिसके यहाँ चाहता है कि नहीं हो, वहाँ दिए रोशन हुए जा रहे हैं। लगातार वो जिस चिढ़ में, जिस कुरहन में, जिस पीड़ा में, जिस तकलीफ में वो गुजर रहा है,
उसको पहचानना जरूरी है, जरूरी है। फिर उस पीड़ा को दूर करने के उपाय के रूप में देखिएगा तो कहीं ना कहीं सार्थक शिक्षा संस्कार पर ही चर्चा होने की जरूरत है कि वो भी देख सके कि वास्तव में उसकी जिंदगी में सुखी होने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नहीं तो अभी तो लगता है कार चाहिए, कार से भी तकलीफ खत्म नहीं होगी। आपके घर के आगे हाथी बन जाएगा तो उसको लगेगा हाथी चाहिए, अब ये कार तो बेकार हो गई। हमारे एक साथी थे, उनकी बिटिया होगी 5 साल की मुश्किल से, ठीक है, स्कूल जाती थी तो ये स्कूटर से छोड़ने जाते थे। महीने भर बाद उसने कहा पिताजी को कि अब स्कूटर से नहीं जाएंगे, कार चाहिए, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो है वो कार से आते हैं। ठीक, जो भी पिताजी को समझाना था थोड़ा बहुत उन्होंने समझाया। बच्चे जिद पे रहते हैं तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़ा बहुत लोन का इंतजाम किया, एक सेंट्रो कार खरीद ली। ठीक, कार खरीद ली, कार से उसको छोड़ना शुरू किया। महीने भर मुश्किल से गुजरा कि सब ठीक रहा। महीने भर बाद फिर वापस प्रश्न वहीं खड़ा हो गया कि हमारी कार तो छोटी कार है, बड़ी कार से दूसरे आते हैं तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। ये कंपैरिजन के माइंडसेट को अगर हम लगातार बैठाते जा रहे हैं कि हमारी हर चीज दूसरे से बेहतर होनी चाहिए, अगर अपना आइडेंटिटी ही हम लगातार इन्हीं चीज़ों से देख रहे हैं कि दूसरों की तुलना में वो चीज़ हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, तो ये तकलीफ तो बनेगी ही। और इस रेस में जो पीछे छूट रहा है वो तो लगातार तनाव में रहता है, लगातार फ्रस्ट्रेशन में रहता है, लगातार एक पीड़ा को, एक परेशानी को झेल रहा होता है, झेल रहा होता है। तो आपने ये टॉपिक उठाया है तो मैं इसी टॉपिक पर थोड़ा बात कर देता हूँ। लौट करके हम कल जो भी सुख दुख के और प्रश्न होंगे उसको बात कर दूंगा और मानव की कुछ और बातों को कर दूंगा। पर इसी बात को हम पहले कर देते हैं, जो मेरे पास अभी लगभग 20 मिनट का टाइम है उसमें मैं इसको कर देता हूँ कि एक मानव को देखेंगे ना तो उसकी 2 तरह की ज़रूरतें दिखती हैं। एक ज़रूरत दिखती है भोजन, कपड़े, घर जैसी ज़रूरतें। एक ज़रूरत दिखती है विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख जैसी ज़रूरतें। और ये दोनों आदमी को चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। आप हमारे घर आएँ, खूब बढ़िया खाना खिलाएं आपको, ठीक है, सम्मान न दें, ठीक, आपकी पसंद का खाना खिलाएं, आपकी पसंद का डेजर्ट और आइसक्रीम भी खिलाएं, और सब खिलाने के बाद ये कहें कि ऐसा खाना तो तुमको अपने घर में नसीब नहीं होता होगा, जब खाने का मन करे तो आ जाया करना हमारे पास, खिला देंगे तुमको। आएंगे आप अगली बार से? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? खाना तो आपके पसंद का दिया, सब्जी आपके पसंद की दी, आइसक्रीम और डेजर्ट भी आपके पसंद का दिया, सम्मान नहीं दिया, उसकी जगह अपमान कर दिया, तो नहीं चलेगा काम। उल्टा भी देखिए, आप हमारे यहाँ शिविरों में आए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात हम सुबह से करें, दोपहर में लंच ना दें। अभी तक तो ज़्यादातर लोग गायब मिलेंगे, खाली कुर्सियों से ही बात करनी पड़ेगी फिर। तो आदमी के लिए ये दोनों जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत है। ये दोनों चाहिए आदमी को। कोई भी एक से चलेंगे बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये दोनों ज़रूरतों में देखेंगे ना तो कुछ मूलभूत अंतर है। 1-2 अंतरों पर मैं आज बात कर देता हूँ, बाकी कल करेंगे हम। भोजन की ज़रूरत को देखेंगे ना तो भूख लगे तो भोजन चाहिए, पेट भर जाए उसके बाद भी खाना पड़े, सहयोग है कि सजा है? सजा है। पेट भर जाए और फिर भी खाना पड़े ज़बरदस्ती तो सहयोग नहीं है, सजा है। घर में कपड़े आपने बहुत सारे खरीद रखे हैं, सारे कपड़े अगर उठा के आपको पहनना पड़ जाए एक साथ तो सहयोग है कि सजा है? सजा है। घर आपने हो सकता है 4 खरीद रखे हों, यहाँ से लेके दिल्ली तक, घर में कमरे 4 बनवा रखे हों,
चारों कमरे में अगर पूरी रात सोना हो 2 घंटा के हिसाब से, तो सहयोग है कि सजा है? तो ये दिखता है कि भोजन, कपड़े, घर जैसी ज़रूरतें सहयोग हैं समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से। वही घर जिसमें आप बड़े सुकून का अनुभव करते हैं, बाहर से ताला लग जाए और कभी आपको बाहर निकलने का अवसर नहीं मिले, तो उसी को जेल कहते हैं ना, उसी को जेल कहते हैं। आदमी को घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती। इसका मतलब जरूरत तो भोजन, कपड़े, घर जैसी चीज़ों की समय समय के हिसाब से है। समय के हिसाब से ये जरूरत बदलती रहती है। लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव को देखिए। कभी आपको लगता है कि दिन भर बहुत सम्मान हो गया, अब थोड़ा अपमान हो जाए? बहुत स्नेह से एक दूसरे के साथ जी लिए, थोड़ा बोर हो रहे हैं, अब विरोध हो जाए थोड़ा, ठीक है? कभी नहीं लगता। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जो ज़रूरतें हैं हमारी, ये निरंतर बनी रहने वाली ज़रूरत हैं। हम एक क्षण के लिए भी इसको छोड़ना नहीं चाहते। मीठा खाते खाते ऊब जाएं तो लगता है नमकीन चाहिए थोड़ा, नमकीन खाते खाते ऊब जाएं तो थोड़ा टेस्ट बदलना चाहते हैं। लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख, इन भावों के बारे में देखेंगे ना, तो एक बार भी नहीं लगता है कि बहुत दिन से विश्वास चल रहा है, कोई धोखा दे दे। लगता है? नहीं लगता। ठीक है? नहीं लगता कि महीनों से विश्वास में सब जीना हो रहा है, अब थोड़ा धोखा हो जाए, टेस्ट बदल जाए थोड़ा, नहीं चाहते। तो ये जरूरत निरंतर वाली जरूरत दिखती है। ऐसे ही इसको पूरा करने का ढंग भी देखेंगे ना, तो सुविधा की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। तो अगर भोजन की जरूरत को पूरा करना है तो रोटी, चावल, दाल, चपाती, सब्जी, कुछ ना कुछ, इडली, डोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर कपड़े बनाने हैं, हमको वस्त्र चाहिए, तो कॉटन, कपास, उलेन, कुछ ना कुछ सिंथेटिक मटेरियल, कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कपड़ा बनेगा। घर बनाना है तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, ठीक है, रॉड, कुछ ना कुछ सामान चाहिए, दरवाजे, खिड़की, घर उससे बनेगा। तो ये जितनी ज़रूरतें हैं भोजन की, कपड़े की, घर की, सुविधा की, ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सामान चाहिए, बाहर का भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए, फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए। जबकि सम्मान के लिए, विश्वास के लिए, स्नेह के लिए तो मूल मुद्दा मेरे अंदर आपके लिए स्नेह का भाव होना है, मेरे अंदर आपके लिए सम्मान का भाव होना है। अगर वो स्नेह और सम्मान का भाव नहीं हो ना, और पड़ोसी 17 लाख की कार खरीद ले, तो उससे कोई सम्मान और स्नेह नहीं पैदा हो जाता है, बल्कि खून और जलता है। ये जो इतने उदाहरण पिछले 15 मिनट से दे रहे ना, कि अगर वो भाव ठीक नहीं है हमारे में आपके लिए, तो सुविधा कितनी भी हो जाए आपके पास, हमारा भाव ठीक नहीं होता। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों के साथ हम जी सकें, इसके लिए तो ठीक भाव और ठीक भाव के लिए ठीक समझ हमारे में होना चाहिए। समझ नहीं होगा, हर दूसरा आदमी विरोधी के रूप में दिखेगा, तो भाव तो विरोध का ही आएगा। हर दूसरा आदमी कंपटीटर के रूप में ही दिखेगा, तो जैसे ही उसके पास कुछ आएगा, देख के खून ही तो जलेगा। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल मुद्दा तो अपने में सही समझ और सही भाव का होना है। मेरे में आपके लिए सम्मान का भाव है ना, हाथ जोड़ के भी उसको व्यक्त कर सकते हैं, नमस्ते करके भी कर सकते हैं, पैर छू के भी कर सकते हैं, कोई गुलाब का फूल दे के भी कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे के भी कर सकते हैं,
कोई शॉल चादर दे के भी दे सकते हैं। ऐसे 20 तरीके हो सकते हैं जिससे हम उसको व्यक्त कर लें। भाव एक बार सम्मान के बदले अपमान का हो जाए तो फिर हम 20 तरीके ढूंढ लेते हैं आपको अपमानित करने के। तो भाव एक दूसरे को ठीक मिले, इसके लिए मूल मुद्दा मेरे अंदर आपके लिए ठीक भाव होना है और आपके अंदर मेरे लिए ठीक भाव होना है। तो सही समझ के साथ सही भाव मेरे अंदर होगा तभी आपको मिलेगा। मेरे अंदर वो सही समझ नहीं है, सही भाव नहीं है, आप कितना भी मांगते रहो मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपके अंदर सही समझ और सही भाव नहीं है, कितना भी मैं मांगूं मिलेगा क्या हमको? नहीं मिलेगा। तो इतने डिस्कशन से, इसको कल और एक्सपेंड करूंगा मैं, इतने डिस्कशन से सिर्फ एक बात, मुख्य बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह की जरूरत को पूरा करने के लिए तो सही समझ और सही भाव चाहिए। भोजन, कपड़े, घर जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु या सुविधा चाहिए। ये दोनों चीजों के पूरा करने का तरीका अलग अलग है। विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो एक दूसरे के अंदर भाव अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। सुविधा वाली जरूरत को तो हम यहाँ सुविधा से, भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरा कर सकते हैं। आज के समाज की एक बड़ी क्राइसिस ये है कि ये दोनों जरूरतों को अलग अलग पूरा करने के बदले हमने इसी सुविधा को सम्मान से, पहचान से, स्टेटस से जोड़ दिया है। इसी सुविधा को हमने सम्मान से, पहचान से, स्टेटस से जोड़ने का काम कर दिया है। और जैसे ही सुविधा से सम्मान को जोड़ देंगे, मोबाइल को अगर हमने अपने सम्मान का जरिया मान लिया है तो हमको सम्मान तभी मिलेगा जब मेरा मोबाइल आपसे अच्छा हो। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आपका मोबाइल हमसे अच्छा हो। अगर हमने गाड़ी को सम्मान से जोड़ दिया है तो हमको सम्मान तभी मिलेगा जब मेरी गाड़ी आपसे महंगी और अच्छी हो। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आपकी गाड़ी हमसे महंगी और अच्छी हो। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे को संबंधी के रूप में देखेंगे कि विरोधी के रूप में देखेंगे? उत्तर साफ है ना? ठीक। एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे कि एक दूसरे के रास्ते में पत्थर डालेंगे? तो पहली समस्या ये होती है सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में कि हम तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं और हर आदमी हमको विरोधी के रूप में, कंपटीटर के रूप में दिखता है। फिर कॉपरेशन दिखेगा नहीं, सहयोग दिखेगा नहीं, क्योंकि हमको दिखता है कि आपकी सुविधा बेहतर होगी तो मेरा सम्मान छिन जाएगा। आपको लगता है कि श्याम की सुविधा बेहतर होगी तो आपका सम्मान छिन जाएगा। तो जैसे ही मेरी सुविधा बेहतर होती है आपको अपना सम्मान छीनता हुआ दिखाई देता है। आपकी सुविधा जैसे ही बेहतर होने लगती है हमको मेरा सम्मान छीनता हुआ दिखाई देता है। तो हम एक घर में भी रहते हैं, पड़ोस में भी रहते हैं, एक जगह पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कंपैरिजन की मानसिकता हमारी हो गई है तो हम लगातार एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखते रहते हैं। तो हम आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहें और बढ़ ना पाएं तो आराम में रहेंगे कि परेशान होंगे? हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल आपसे अच्छा हो, हमारी कार आपसे बढ़िया हो, और हम नहीं कर पा रहे तो हम आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? परेशान रहेंगे। अगर 100 लोगों में तुलना करने जाएंगे तो 100 में मोबाइल तो किसी एक का ही सबसे बढ़िया होगा ना।
कपड़े में तुलना करने जाएंगे तो 100 में किसी एक का कपड़ा ही तो सबसे अच्छा होगा। गाड़ी में तुलना करेंगे तो 100 में किसी एक का ही तो सबसे महंगा और अच्छा होगा। अगर घर की तुलना करेंगे तो किसी एक का ही तो सबसे ठीक होगा। 100 में एक आदमी को की गाड़ी सबसे अच्छी है, 99 अपने को पीछे छूटा हुआ महसूस करेगा, तो ये 99 लोग आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? और जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में, जिस गांव में 100 में से 99 आदमी परेशान हो, वहाँ का माहौल अच्छा होगा कि खराब होगा? और वो 99 आदमी अगर परेशान है तो उस 100वें आदमी को भी ठीक से जीने देगा क्या? जीने देगा क्या? तो ये डिजाइन ही जो हम बना रहे हैं ना, ये डिजाइन की ये प्रॉब्लम है कि इस रेस में जो भी पीछे छूटेगा वो तनाव से ग्रस्त होगा ही, उसको टेंशन होने ही वाला है। हमने घर बनाया बड़ी मेहनत से, और घर को अगर हमने सम्मान का मुद्दा बना लिया है, पहचान का मुद्दा बना लिया है, मोहल्ले का सबसे अच्छा घर हमारा होना चाहिए, ऐसा अगर हमने मान लिया है, तो जैसे ही घर में कोई आता है ना, हम चाहते हैं सबसे पहले घर देख के 2-4 प्रशंसा करे, और नहीं करता है तो लगता है ये मेहनत बेकार चली गई, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो तनाव से हम ग्रस्त होने लगते हैं अगर दूसरा हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है तो। मैं अलग अलग उदाहरणों से हर बार ये कहता रहता हूँ, अगर, जो मैं पिछले सेशन में भी कह रहा था, अगर हमने अपना गोल ये बना लिया कि इस पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे महंगा, सबसे अच्छा दिखने वाला ड्रेस मेरा होना चाहिए, अगर मैंने ये गोल बना लिया कि इस पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस, सबसे बढ़िया ड्रेस, सबसे अच्छा ड्रेस मेरा होना चाहिए, तो पहली चीज़ ये होती है कि घर में रखे सारे कपड़े बेकार लगने लगते। हम मॉल जाते, ठीक है, कहीं दुकान जाते, एक कपड़ा खरीदने के लिए, आजकल दुकानों में वैरायटी इतनी अधिक हो गई है ना कि सारे कपड़ों में से एक खरीद के ले आना जो है ना, वो युद्ध का मैदान जीतने जैसा है, ठीक है। आधे घंटे तक तो आधा मन यहाँ अटका रहता है, आधा मन यहाँ अटका रहता है। पहन तो कोई एक ही सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मन मार के उसमें से कोई एक को हम चुन पाते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि किसी एक को देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो जाए कि हम उठा के ले आए। 99% टाइम तो एक स्ट्रगल और संघर्ष चलता है, ठीक है, और उसमें से कोई एक हम चुन के लाते हैं, ठीक है। चुन लें, बढ़िया तैयार हो लें, पार्टी में पहुंच भी जाएं, अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर ध्यान ना दें, ठीक है, तो लगता है सारी मेहनत बेकार चली गई, ठीक है। अगर कोई उसको एप्रिशिएट ना करे, कोई उसको ध्यान नहीं दे, कोई उस पर वैल्यू नहीं दे, तो तनाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एप्रिशिएट नहीं हो करता है कोई, तो लगता है मेहनत बेकार चली गई। तो घर बनाने की मेहनत बेकार चली गई, कपड़े खरीदने की मेहनत बेकार चली गई। मैं कहता हूँ 2-4 लोग एप्रिशिएट भी कर दें आपको, 10, 5, 20 एप्रिशिएट कर दें, वैसे फुर्सत किसी को नहीं है एप्रिशिएट करने की। हर आदमी यहाँ दूसरे को दिखाने में पड़ा है जी, देखने की फुर्सत किसको है। ज़्यादातर समय तो आज के दिन आदमी दूसरे का कुछ देखता है तो इसी उम्मीद में कि लौट करके तुम भी उसको कुछ एप्रिशिएट कर दो। तो अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो हम तनाव में ग्रस्त होते हैं। मान लीजिए कि 2, 4, 5 लोग ध्यान दे भी दिए, प्रशंसा आपकी कर भी दिए, आपका ड्रेस था भी सबसे एक्सक्लूसिव बढ़िया, प्रशंसा भी कर दी लोगों ने, तभी आपको पार्टी में 2 ऐसे लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिनका ड्रेस आपको अपने से बेहतर दिखता है। आप सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस के साथ थे, तभी आपको पार्टी में 2 ऐसे लोग आते दिखाई देते हैं जिनका ड्रेस आपको अपने से बेहतर दिखाई देता है। तो अब हम रेस में पीछे छूट गए, तो अपने से उस बेहतर वाले को देख करके मन में सम्मान का भाव आता है या ईर्ष्या और जेलसी का भाव आता है? उत्तर साफ है जो आप दे रहे,
वही आगे लिखा है कि हम चाहते तो हैं कि सम्मान पैदा हो एक दूसरे के बीच, लेकिन जो तरीका हमने उसका अपना लिया है वो सम्मान पैदा करने के बदले ईर्ष्या और जेलसी को पैदा कर रहा है। तो जैसे ही हम सुविधा को सम्मान से जोड़ देते हैं, पहचान से जोड़ देते हैं ना, हर आदमी विरोधी के रूप में दिखता है। कांस्टेंट कंपैरिजन मन में लगातार चलता रहता है। उस रेस में जो भी पीछे छूटेगा वो तनाव से ग्रस्त होगा ही। जैसे ही अपने से आगे किसी को देखेगा, ईर्ष्या और जलन शुरू हो ही जाएगी। तो मैंने अपना घर बनाया था ये सोच के कि मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हमारा हो। बगल वाला जैसे ही घर बनाना शुरू करता ना, घर बनेगा अभी 2 साल बाद, लेकिन अगर उसकी नींव जो है वही हमको मजबूत दिखनी शुरू हो जाए और ये भय हो जाए कि हमसे बड़ा घर बना सकता है, दुख आज से ही शुरू हो जाता है, पीड़ा आज से ही शुरू हो जाती। हम लोग कानपुर में जहाँ रहते, हमारे सर HBTI में पढ़ाते, उसके ठीक बगल में 2 घर हैं। पिछले 20 सालों से हम लोग उसको रोज टूटते और बनते ही देख रहे हैं, क्योंकि हर बार यही होता है कि एक बनाता है तो दूसरा उसको और फ्रेश कर देता, दूसरा बनाता है तो पहला फिर से शुरू करता है। एक समय के बाद तो एक को ये लगा कि इसके ऊपर और मंजिल पे मंजिल नहीं बना सकते हैं, तो पूरा तोड़ के नीचे से बनाया बेस। ठीक। दूसरों के तुलना में जब हम उलझ जाते हैं ना, तो तकलीफ यही होती है कि जैसे ही आगे बढ़ता हुआ कोई दिखाई देगा, ये ईर्ष्या और जलन होगी। कोई बाहर पत्थर मार देता है, कोई नहीं मार पाता है तो मन ही मन पत्थर मारता रहता है, लेकिन वो जलना, वो कुढ़ना, वो चिढ़ना, वो परेशान होना, ये तो लगातार होना ही है। एक लास्ट कमेंट करके मैं इसको क्लोज करता हूं। ये सुविधा की आवश्यकता वाले पे कल बात करूंगा विस्तार से। इस तुलना की मानसिकता में हमेशा ये दिखता है कि हम मोहल्ले के सबसे बड़े हो गए ना, तो शहर से तुलना शुरू हो जाती। शहर में हो गए तो राज्य में तुलना शुरू हो जाएगी, राज्य में हो गए तो देश में तुलना शुरू हो जाएगी। और ये पूरी तुलना में अगला भी बैठा हुआ तो नहीं है ना, रेस में तो सब दौड़ रहे हैं। तो कुछ लोग हमेशा हमसे आगे होते हैं, कुछ लोग हमेशा हमसे पीछे होते हैं। अपने से पीछे वाले को देख के हमको अहंकार आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। पिछले सेशन में अहंकार पर बात कर रहे थे। जब कभी भी हम तुलना में दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि हम आगे निकल गए, तो अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। और जब कभी दूसरा हमको अपने से आगे निकलता हुआ दिखता है, तो हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो 20 लाख की भी कार खरीद लें, दूसरे की 40 लाख की कार हमको तकलीफ देती है अगर तुलना की मानसिकता है तो, अगर हमने उसको स्टेटस से, सम्मान से जोड़ दिया है तो अपने से अधिक वाले को देख करके हीन भावना आती है, अपने से कम वाले को देख के अहंकार आता है। दोनों ही हालत में हम नेचुरल नहीं रहते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं, सहज और सामान्य नहीं रहते। तो मैं हर बार कहता हूँ, शोले मूवी का डायलॉग देखे होंगे, वो असरानी खड़े होके कहता, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बचे मेरे पीछे आओ। ठीक है? कौन बचेगा जी? तो अहंकार के कारण अपने से कम वाले को हम अपने साथ जीने लायक नहीं मानते। अहंकार के कारण हम अपने से कम सुविधा वाले को अपने साथ जीने लायक नहीं मानते, और अपने से अधिक वाला हमको अपने साथ जीने लायक नहीं मानता। तो आधे को हमने छोड़ दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो, और आधे ने हमको छोड़ दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो आधे को हमने छोड़ दिया, आधे ने हमको छोड़ दिया। जिंदगी में अकेले नहीं बचेंगे तो क्या होगा? तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगी? विचार किया जाए इस पर। मैं आज और चर्चा नहीं करता हूँ, कल लौट के इस पर विस्तार करेंगे कि सुविधा
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहचानेंगे, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहचानेंगे, या ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, पहचान को भी हम उसी से जोड़ देंगे? इस पर सोचा जाए और देखा जाए कि ये सारी तकलीफ़ों के मूल में ये दोनों ज़रूरतों को मिक्स कर देना है कि नहीं है। ये दोनों के पूरा करने के तरीके को अलग अलग नहीं पहचानने से ये सारी समस्या हो रही है कि नहीं, इसको देखा जाए। कल सुबह जो आपका फीडबैक और कमेंट होगा, हम पहले उसको सुनेंगे और फिर जो मुझे कहना है हम वो शुरू करेंगे। हम पहले आपसे सुनना पसंद करेंगे। तो टाइमिंग और आगे की सारी चीज़ों के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ। आज के लिए सभी को मेरा नमस्ते।